ठीक है भाई, एक बार फिर आप सभी का निधि क्लास में दिल से स्वागत है। भारत के राष्ट्रपति, जो भारत के राष्ट्रपति होंगे, उनकी जितनी भी शक्तियां होंगी भारतीय संविधान में, जहां जहां भी उनकी शक्तियां का उल्लेख होगा, वो सारी की सारी आज हम डिस्कस करेंगे आपसे। बहुत बढ़िया क्लास होगी, एकदम गजब की क्लास। बस दिल थाम के शांति से बैठे रहे, दिमाग में कुछ और नहीं होना चाहिए, सिर्फ अपना पढ़ाई पे फोकस रखो और ध्यान से समझते चलना। सारी की सारी एक एक पॉइंट, एक एक लाइन बहुत बढ़िया तरीके से समझाने का काम करेंगे भाई। राष्ट्रपति की शक्तियों में, भारत का जो राष्ट्रपति होता है, ध्यान से समझना भाई जी, जो भारत का राष्ट्रपति होता है, भारत के राष्ट्रपति का पद का प्रावधान, सबसे पहले की हम बात करते हैं कि जो भारत का राष्ट्रपति होता है उसके पद का प्रावधान कहां से लिया जाता है। तो सबसे पहले कहां से लिया जाता है जी, आपका अमेरिका। कहां से लिया जाता है जी, यूएसए। तो यूएसए के संविधान से, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका अर्थात संयुक्त प्रांत ऑफ अमेरिका, संयुक्त प्रांत अमेरिका के संविधान से राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों व्यक्तियों के पद का प्रावधान कहां से लिया जाता है, संविधान, आपके अमेरिका के संविधान से। ठीक, प्रधानमंत्री के पद का प्रावधान कहां से लिया जाता है, यह भी पूछ लिया जाता है कभी कभी, तो ब्रिटेन के संविधान से। कहां से जी, ब्रिटेन। ब्रिटेन कहां पर पड़ता है, यूनाइटेड किंगडम कहते हैं जिसे आप लोग, है ना, 4 देश 5 देश मिलकर के पूरा यूके बनाते हैं, ग्रेट ब्रिटेन बनाते हैं। तो वहां से संसद का, संसदनात्मक प्रणाली का और प्रधानमंत्री का, है ना, इन सब का शासन व्यवस्था का, इन सब का उल्लेख कहां से लिया जाता है जी, ब्रिटेन के संविधान से। और राष्ट्रपति की शक्तियां, और राष्ट्रपति की शक्तियां, कई ऐसी शक्तियां जो अन्य देशों से ली जाएगी, लेकिन राष्ट्रपति पद के प्रावधान की बात करें तो कहां से लिया जाता है, अमेरिका के संविधान से। सबसे पहले हम राष्ट्रपति की शक्तियों में सबसे पहली जो शक्ति होगी कौन सी भाई, कार्यकारी शक्ति। कार्यकारी शक्ति के अंतर्गत कौन कौन सी शक्ति होंगी, देखिए भाई, सबसे पहले समझिए, जो आपका राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति संघ की कार्यपालिका का, समझना, जो कार्यपालिका होती है, आपको मैंने समझ पढ़ा भी रखा, जो कार्यपालिका होती है भाई, कार्यपालिका 2 प्रकार की होती है, एक तो स्थायी कार्यपालिका और दूसरी होती है अस्थायी कार्यपालिका। जो स्थायी कार्यपालिका होती है, स्थायी कार्यपालिका में वो सभी लोग आएंगे जो स्थायी रूप से काम करते हो, जो केंद्र सरकार के अधीन, अर्थात जिसकी गवर्नमेंट जॉब हो, केंद्र सरकार की जिसकी गवर्नमेंट जॉब हो, वो सारी की सारी स्थायी कार्यपालिका में आएगी। संघ की बात कर रहे हैं हम, संघ की कार्यपालिका की बात कर रहे हैं भाई। ठीक, इसी के साथ अस्थायी कार्यपालिका में राष्ट्रपति से लेकर के जितने भी सभी मंत्री होंगे वो सब के सब अस्थायी कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं। अस्थायी कार्यपालिका के अंतर्गत क्यों आते हैं, क्योंकि ये अस्थायी रूप से कार्य करते हैं, 5 साल बाद ये हटाए जा सकते हैं। प्रधानमंत्री को आप 5 साल से पहले भी हटा सकते हो। यदि राष्ट्रपति असंवैधानिक रूप से कोई कार्य करता है तो राष्ट्रपति पर आप आर्टिकल 61 के तहत महाभियोग लगा करके हटा सकते हो। प्रधानमंत्री की पूरी सरकार गिरा सकते हो। मुख्यमंत्री तो राज्य की कार्यपालिका में आएगा। ठीक, तो केंद्र सरकार की बात करें तो केंद्र सरकार के जितने भी मंत्री होंगे वो सभी संघ की कार्यपालिका या केंद्र की कार्यपालिका के अस्थायी मंत्री होते हैं। ठीक, अस्थायी सदस्य होते हैं। सबसे पहला पॉइंट आपका यही हो जाता है। ठीक भाई, अब हम बात करते हैं इसकी शक्तियों की। तो पहली जो शक्ति होगी वो होगी कार्यकारी शक्ति। कार्यकारी शक्ति में सबसे पहला आर्टिकल अनुच्छेद 53 का 1, है ना, हम सबसे पहली शक्ति पढ़ रहे भाई, ध्यान से समझते रहना, लिखते चलना। ठीक, आर्टिकल अनुच्छेद 53 का 1, अनुच्छेद 53 का 1 क्या कहता है जी, आर्टिकल 53 का फर्स्ट पार्ट, आर्टिकल 53 के 2 पार्ट है दरअसल, आर्टिकल 53 का पहला अलग है, आर्टिकल 53 का दूसरा अलग है। तो आर्टिकल 53 के फर्स्ट पार्ट की बात करें तो यह बात कहता है कि समस्त कार्यपालिका शक्ति, संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति, संघ की समस्त, समझ लेना, समस्त कार्यपालिका शक्ति, कार्यपालिका शक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है भाई जी। संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होगी, राष्ट्रपति में निहित होगी। किसमें निहित होगी जी, राष्ट्रपति में। आर्टिकल 53 का फर्स्ट पार्ट यही कहता है कि संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति, जितनी भी संघ की कार्यपालिका शक्ति होगी वो सब की सब किसमें निहित होगी, राष्ट्रपति में निहित होगी। अर्थात संघ जो भी कार्य करेगा, जो संघ की कार्यपालिका बताई मैंने अभी, कार्यपालिका 2 प्रकार की होती है, स्थायी और अस्थायी। जो हम संघ केंद्र पढ़ते हैं उसकी कार्यपालिका पढ़ेंगे तो आप अस्थायी कार्यपालिका पढ़ते हो हमेशा, स्थायी कार्यपालिका आप कहीं भी नहीं पढ़ते। क्यों, क्योंकि वो सरकारी गवर्नमेंट जॉब के अधीन आते हैं, सरकारी जॉब होती है केंद्र सरकार के अधीन, वो होती है स्थायी कार्यपालिका।
है ना। अस्थायी कार्यपालिका के अंतर्गत सारे मंत्री आएंगे। तो आप जो पढ़ते हो संविधान के अनुसार अस्थायी कार्यपालिका पढ़ी जाती है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, अन्य मंत्री, मंत्रिपरिषद, है ना, गृह मंत्री, ये मंत्री, वो मंत्री, सबके सब आप कहां पर पढ़ते हो? अस्थायी कार्यपालिका के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो अनुच्छेद 53 के ए के अनुसार क्या बात कही जाती है कि संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति, जो संघ के पास शक्ति है, वो सबकी सब कहां पर रखी जाती है? अनुच्छेद 53 के 1 के अनुसार राष्ट्रपति में रखी जाती है। तो संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होगी? राष्ट्रपति में निहित होती है। आर्टिकल 53 का 1 यही बोलता है। आर्टिकल 53 के 2 का भी यहीं पर जिक्र कर लेते हैं जी। अनुच्छेद 53 का सेकंड पार्ट दरअसल न्यायिक शक्ति में, उसमें सैनिक शक्ति में पढ़ते हो आप। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 53 के दूसरे पार्ट में यह कहा जाता है कि जो भारत का राष्ट्रपति होगा वो सेना का सर्वोच्च सेनापति होगा, अर्थात थल सेना, जल सेना और वायु सेना। थल सेना, जल सेना और वायु सेना का संवैधानिक प्रमुख होता है। क्या होता है जी? संवैधानिक प्रमुख होता है। ये इंपॉर्टेंट है भाई जी। ठीक, आर्टिकल 53 के 2 में क्या लिखा होता है कि राष्ट्रपति संघ की शक्तियों का या सेना बलों का सर्वोच्च सेनापति होता है। ठीक भाई, अर्थात जल सेना, थल सेना और वायु सेना, इन तीनों सेनाओं का राष्ट्रपति प्रमुख माना जाता है। उसके अनुसार राष्ट्रपति आदेश देता है, लेकिन आदेश के पीछे भी कौन छुपा होता है? प्रधानमंत्री। मैं बताऊंगा आपको इस वाली सैनिक शक्तियों के अंतर्गत ये चीज बताऊंगा मैं। ठीक, तो आर्टिकल 53 का 2 का भी हम यहीं पर जिक्र करते हैं। इसके बाद अनुच्छेद 75 देखिए। ठीक भाई, आर्टिकल 75। ठीक भाई, कार्यकारी शक्ति में राष्ट्रपति की आर्टिकल 75 क्या होता है? पूरे मंत्रिमंडल की नियुक्ति। इंपॉर्टेंट है भाई साहब। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के द्वारा करता है? अनुच्छेद 75 के द्वारा। आर्टिकल 75 के द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है, तथा प्रधानमंत्री के परामर्श पर, प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति जैसे आपका गृह मंत्री, कोयला मंत्री, परिवहन मंत्री, कपड़ा मंत्री, है ना, वित्त मंत्री, ये सारे मंत्री जितने भी होंगे सब के सब किसके कहने पर? प्रधानमंत्री के कहने पर। आर्टिकल 75 आर्टिकल 75 के अलावा कोई भी ऐसा आर्टिकल भारतीय संविधान में नहीं है जो आपका प्रधानमंत्री के विषय में बताता हो। आई बात समझ? कोई भी ऐसा अनुच्छेद पूरे भारतीय संविधान में नहीं है मेरे भाई जो आपको प्रधानमंत्री से अवगत कराता हो। बस कहीं ना कहीं राष्ट्रपति के पीछे जो खड़ा होता है वो इंसान प्रधानमंत्री होता है। आपको फेस किसका दिखाई देता है? राष्ट्रपति का, लेकिन उसके पीछे जो मेन पावर खड़ी होती है वो प्रधानमंत्री होता है भाई जी। ठीक, तो प्रधानमंत्री तो बस आदेश देता है, राष्ट्रपति उसे करता जाता है। तो जितनी भी राष्ट्रपति की शक्तियां होंगी, आप कह सकते हो जितनी भी राष्ट्रपति की शक्तियां होंगी, सभी का प्रयोग कहीं ना कहीं कौन करता है? प्रधानमंत्री राजनीतिक रूप से करता है। ठीक, तो अन्य मंत्रियों की नियुक्ति, प्रधानमंत्री की नियुक्ति अनुच्छेद 75 के तहत राष्ट्रपति करता है, तथा राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री के कहने पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है। समझ में आई बात? दोबारा समझे। अनुच्छेद 75 के तहत राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है तथा प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। आई बात समझ? ठीक, और एक बात और ध्यान से बहुत समझना, जो प्रधानमंत्री होता है, अब देखना, प्रधानमंत्री की सलाह पर, है ना, यदि प्रधानमंत्री ने कहा कि इस इंसान को गृह मंत्री बनाया जाए, गृह मंत्री या आपका वित्त मंत्री बना दिया जाए, तो इस ए इंसान को वित्त मंत्री या गृह मंत्री बना दिया जाएगा। लेकिन जब प्रधानमंत्री ये अपनी मर्जी से बनाता है तो इसे अपनी मर्जी से छीन भी सकता है भाई साहब। अगर प्रधानमंत्री चाहे तो किसी भी मंत्री का, किसी भी कैबिनेट मंत्री का इस्तीफा भी ले सकता है। राष्ट्रपति से कहेगा कि इसका इस्तीफा ले लीजिए, तो प्रधानमंत्री के कहने पर उसको इस्तीफा भी देना अनिवार्य होता है। ठीक बात?
दूसरी बात, एक कंडीशन और पढ़ लीजिए प्रधानमंत्री की, प्रधानमंत्री में पढ़ेंगे वैसे हमें सारी चीजें, कि यदि भारत का प्रधानमंत्री इस्तीफा दे देता है ना, यदि भारत का प्रधानमंत्री इस्तीफा दे देता है तो समझ लीजिए समूची सरकार इस्तीफा दे देती है। प्रधानमंत्री का इस्तीफा सरकार का इस्तीफा माना जाता है, समझ में आई ना। केंद्र सरकार जो बैठी होती है, पूरे मंत्रिमंडल का इस्तीफा माना जाता है। जितने भी आपके मंत्री होंगे ऊपर लाइन से लेकर के नीचे तक जितने भी मंत्री होंगे सबका सामूहिक इस्तीफा माना जाएगा यदि प्रधानमंत्री इस्तीफा दे देते हैं। क्यों? क्योंकि सबकी नियुक्ति वही तो आदमी कर रहा है नहीं? तो घर का मुखिया है, एक प्रकार से समझ लीजिए। जब घर का मुखिया ही नहीं रहेगा तो दाल रोटी कैसे चलेगी, है ना। तो वही वाली चीजें हैं। तो जो प्रधानमंत्री के इस्तीफा देने से पूरा मंत्रिपरिषद इस्तीफा सौंप देता है। ठीक भाई, इसी के साथ ये आपका अनुच्छेद 75 कंप्लीट हो जाता है। अनुच्छेद 77 की बात करते हैं। अनुच्छेद 77 क्या है, बहुत ध्यान से समझना। कार्यकारी शक्ति में अनुच्छेद 77 की बात करते हैं। जो आर्टिकल 77 होगा, कार्यवाही राष्ट्रपति के नाम से होगी। बढ़िया क्वेश्चन है, गजब का। अनुच्छेद 77 के अनुसार क्या बात कहता है कि संघ की समस्त कार्यवाही, संघ की समस्त कार्यवाही, संघ की समस्त कार्यवाही, संघ की जितनी भी कार्यवाही होगी, संघ जो होगा, केंद्र जो होगा, जितनी भी कार्यवाही करेगा वो किसके नाम से करेगा? राष्ट्रपति के नाम से करता है। ये बात ध्यान रखना, पल्ले बांध लो कि संघ जहां पर भी जाएगा और जो भी कार्य करेगा, संघ मतलब होता है केंद्र सरकार, केंद्र जहां भी जाएगा, संघ जहां भी जाएगा, उसकी समस्त कार्यवाही, जितनी भी वो कार्य करने की जो उसकी प्रक्रिया होगी, वो सब की सब किसके नाम से होगी? राष्ट्रपति के नाम से होती है। याद रखना, आर्टिकल 77 के अनुसार संघ की समस्त कार्यवाही राष्ट्रपति के नाम से होती है। बाकायदा स्टांप लिखा होता है राष्ट्रपति जी, है ना। भले ही प्रधानमंत्री जाके कोई भी कार्य करता है, भले ही प्रधानमंत्री संघ का कार्यवाहक होता है, लेकिन राष्ट्रपति के नाम से होगी। भाई साहब, जैसे आप जाते हो, बाहर निकल के जाते हो तो आप अपने पिताजी का नाम बताते हो कि हम उसके पुत्र हैं या हम उसकी पुत्री हैं। अपना नाम से आपको कौन जानता है ना। तो राष्ट्रपति, यदि राष्ट्रपति के नाम से होंगी सारी कार्यवाही, बाहर जाकर के या संघ कोई भी कार्य करता है, संघ की समस्त कार्यवाही किसके नाम से होंगी? राष्ट्रपति के नाम से होती है। भाई साहब जी, बढ़िया आर्टिकल था। इसी के साथ जो कार्यकारी शक्ति होती है वो समाप्त हो जाती है। वित्तीय शक्ति की बात करें, वित्तीय शक्ति की बात करें तो अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 280 एक ही आर्टिकल पढ़ते हैं वो वित्तीय शक्ति में। अनुच्छेद 280 क्या कहता है? अनुच्छेद 280 समझिए। अनुच्छेद 280 के तहत यह लिखा जाता है कि वित्त आयोग का गठन जो केंद्र और राज्य है, केंद्र व राज्य, केंद्र व राज्य के बीच, केंद्र व राज्य के बीच जो विषय वस्तु हैं, केंद्र व राज्यों के बीच जो आपका वित्त संबंधित है ना, पैसे से संबंधित जो भी लेन देन केंद्र और राज्य के मध्य होगा, उनके संबंध में एक वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 280 के तहत कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ठीक भाई, तो वित्त आयोग का गठन भी कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। वित्त आयोग का गठन आर्टिकल 280 के तहत कौन करता है भाई जी? राष्ट्रपति करता है, याद रखना। तो अनुच्छेद 280 के तहत केंद्र व राज्यों के मध्य वित्त संबंधी मामलों में एक आयोग बनाया जाता है जिसे वित्त आयोग कहते हैं। अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति को यह शक्ति है कि वो वित्त आयोग को बना सके। इसके साथ साथ देखिए भाई, वित्त के बारे में बात है तो एक दो बात और कर लेते हैं, इसमें लिखे नहीं। जैसे अनुच्छेद 108 की बात करें तो आर्टिकल 108 में यह बात कही जाती है कि वित्त संबंधी यदि कहीं पर विवाद हो जाता है, वित्त संबंधी विधेयक जो होता है अनुच्छेद 108 में, वित्त विधेयक संबंधी मतलब पैसे से संबंधित जो बिल होता है, उस बिल पर यदि विवाद हो जाता है तो दोनों सदनों को संयुक्त बैठक के रूप में बुला सकता है अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति। तो संयुक्त बैठक करा सकता है, अनुच्छेद 108 में संयुक्त बैठक लिखी जाती है। तो वित्त विधेयक के संबंध में संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार किसको होता है जी? राष्ट्रपति को होता है। अनुच्छेद 108 के अनुसार धन विधेयक की परिभाषा अनुच्छेद 110 में लिखी होती है। आर्टिकल 110, आर्टिकल 110 में क्या लिखा होता है जी? धन विधेयक लिखा होता है। धन विधेयक की परिभाषा अनुच्छेद 110 में है। ठीक भाई, इसको याद रखना, इतनी बात।
ठीक, वित्त विधेयक की शक्ति भी आपकी कंप्लीट हो जाती है। सैनिक शक्ति की बात करें, नंबर 2 कंप्लीट। नंबर 3 पे बात करते हैं। नंबर 3 आता है जी आपका सैनिक शक्ति। जो राष्ट्रपति के पास सैनिक शक्ति होती है वो किस प्रकार की होती है जी? मैंने अभी जिक्र करा था आर्टिकल 53 का सेकंड पार्ट, आर्टिकल 53 के फर्स्ट पार्ट में बताया था कि जो राष्ट्रपति होगा वो सेना का सर्वोच्च सेनापति होता है। सेना का क्या होता है जी? सर्वोच्च सेनापति। सर्वोच्च सेनापति का क्या मतलब होता है कि थल सेना, जल सेना और वायु सेना, थल सेना, जल सेना और आपकी वायु सेना, इन तीनों सेनाओं का क्या होगा जी? सेनाओं का सर्वोच्च सभापति या सर्वोच्च अधिकारी, है ना, सबसे बड़ा अधिकारी या सर्वोच्च सेनापति। सेनापति कौन होता है जी? आपका राष्ट्रपति होता है, इतना ध्यान रखना। लेकिन ये बहुत पूछ लिया जाता है कि आर्टिकल 53 के तहत ये जो सेनापति होगा ये किस प्रकार का होता है? ये होता है जी संवैधानिक सेनापति। कैसा जी? संवैधानिक सेनापति। अब संवैधानिक सेनापति है भाई साहब, तो इसका मतलब वर्ड लिखा हुआ संवैधानिक, कुछ राज छुपा होगा, बहुत बड़ा राज छुपा हुआ भाई साहब। आपका जो सैनिक शक्ति होती है आर्टिकल 53 के 2 के अनुसार थल सेना, जल सेना और वायु सेना का सर्वोच्च सेनापति होता है। ये एक कैसा सेनापति होता है? संवैधानिक सेनापति होता है। लेकिन एक आदमी होता है राजनीतिक सेनापति, राजनीतिक सेनापति। अब राजनीतिक सेनापति अलग हो जाता है। संवैधानिक सेनापति तो कौन हो गया जी? राष्ट्रपति। लेकिन राजनीतिक सेनापति प्रधानमंत्री होता है। क्यों? राजनीति तो काम करने का उसका ही है ना, राष्ट्रपति थोड़ी राजनीति करते हैं। राष्ट्रपति का काम तो सिर्फ उस राजनीति को मानना होता है, पर असली राजनीति तो कौन करता है? प्रधानमंत्री जी। कौन करते हैं जी? प्रधानमंत्री या मंत्रिमंडल या मंत्री परिषद। ठीक, तो राजनीतिक सेनापति या राजनीतिक प्रमुख की बात करें तो प्रधानमंत्री, और संवैधानिक प्रमुख की बात करें तो राष्ट्रपति। सर्वोच्च सेना का अनुच्छेद 53 के 2 के अनुसार यही बात कहता है। इसी के साथ राष्ट्रपति जो होगा, क्या होगा? राष्ट्रपति जो होगा ये आपका 53 का 2 कंप्लीट हो जाता है। ठीक, संवैधानिक सेनापति राष्ट्रपति होता है और राजनीतिक सेनापति प्रधानमंत्री होता है। दूसरा पॉइंट क्या लिखा हुआ? युद्ध की घोषणा व समाप्ति राष्ट्रपति संसद से के कहने पर। किसके जी? संसद के कहने पर। और संसद में भी कौन कहता है? आपको पता चल गया होगा, मंत्रिपरिषद का खेल चलता है। राष्ट्रपति संसद से एक बिल प्रस्ताव होता है, और संसद के कितने सदन होते हैं आपको पता हो तो? 2 सदन, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा से यदि कोई बिल पास कर दिया जाता है तो राष्ट्रपति किसी भी युद्ध की घोषणा कर सकता है और किसी भी युद्ध का समापन कर सकता है। यदि भारत में युद्ध कगार पर खड़ा हो, भारत युद्ध के कगार पर खड़ा हो, भारत में युद्ध आवश्यक हो, है ना, हम पर बिल्कुल आ पड़ी तो हमको अब झेलना तो पड़ेगा ना, तो हम युद्ध की कंडीशन में खड़े हैं, तो संसद से एक बिल पास करवाओ और राष्ट्रपति के पास भेज दो। तो ये बिल यदि यहां से पास हो जाता है तो राष्ट्रपति युद्ध की घोषणा भी कर सकता है। युद्ध कर दो जी। कौन कह रहा है इस बात को? संसद कह रही। और संसद भी कहां से बन के आती है? प्रधानमंत्री, क्योंकि राजनीतिक प्रमुख तो वही होता है। यहां से पास होना जरूरी है, लोकसभा से पास होना ये जरूरी, राज्यसभा से भी पास होना बहुत जरूरी होता है। ठीक, तो युद्ध की घोषणा व युद्ध का समापन। भारत में युद्ध चल रहा हो और राष्ट्रपति को लगे कि अब युद्ध बंद कर दिया जाए, तो एक प्रस्ताव दोनों सदनों से पास होगा और युद्ध की समाप्ति कर दी जाएगी। इंपॉर्टेंट था ये। संसद के कहने पर या संसद की सहमति से युद्ध की घोषणा व युद्ध की समाप्ति राष्ट्रपति द्वारा की जा सकती है, संसद के कहने पर। तीसरी शक्ति कंप्लीट। चौथी शक्ति पढ़ते हैं भाई जी। चौथी शक्ति आपकी राजनीतिक शक्ति। राजनीतिक शक्ति का क्या मतलब होता है? राजनीति करना, है ना, राजनीतिक शक्ति। अब थोड़ी बहुत ये आदमी राजनीति भी करते हैं। ठीक, क्या करते हैं जी? थोड़ी बहुत राजनीति भी करते हैं। राजनीति तो वही आदमी करते हैं, लेकिन इनका थोड़ा सा यहां पर रोल क्या बन जाता है कि जितने भी राष्ट्रीय समझौते, जितने भी अंतरराष्ट्रीय समझौते होंगे, जितने भी अंतरराष्ट्रीय समझौते होंगे, राष्ट्रीय समझौते होंगे, अंतरराष्ट्रीय संधियां होंगी, अंतरराष्ट्रीय संधि, और जितनी भी राष्ट्रीय संधि होंगी,
याद रखना, जितनी भी राष्ट्रीय संधि होंगी इन सभी को कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ध्यान रखना, राजनीतिक शक्तियों में अंतरराष्ट्रीय समझौते, राष्ट्रीय समझौते, अंतरराष्ट्रीय संधि और राष्ट्रीय संधि किसके नाम से होती हैं? राष्ट्रपति के नाम से होती है। राष्ट्रपति करता है। बड़े ध्यान से समझ लेना, राजनीतिक शक्ति में अंतरराष्ट्रीय समझौते का क्या मतलब होता है? भारत को चाइना के साथ कोई समझौता करना है, भारत को चीन के साथ कोई समझौता, अफगानिस्तान पाकिस्तान के साथ कोई समझौता करना है, तो वो भी किसके नाम से होगा? राष्ट्रपति के नाम से होगा। भले ही प्रधानमंत्री का समझौता करके आ जाए, लेकिन होगा किसके नाम से भाई? राष्ट्रपति के नाम से होता है। इसे कहते हैं हम राजनीतिक शक्ति। जितनी भी संधियां होंगी, हमने कोई संधियां कर ली, किसी अन्य देश से कोई संधि कर ली, कि मान लो संधि क्या होगी कि भाई अगर आपके सामान्य लोग हमारे क्षेत्र में आ जाते हैं तो हम इन्हें भेज देंगे, और हमारे सामान्य लोग आपके क्षेत्र में चले जाते हैं तो आप उन्हें भेज देना, हमें वापस दे देना। तो ये होता है संधि रूप, है ना। हम आपको इस नदी का पानी दे देंगे, आप हमें जरूरतमंद चीजें दे दीजिए। तो संधि, तो अंतरराष्ट्रीय संधि और राष्ट्रीय संधि दोनों की दोनों संधि भाई साहब जी कौन करता है? राष्ट्रपति। समझौते राष्ट्रपति। जितने भी अंतरराष्ट्रीय स्तर लेवल के काम होंगे, समझ लेना, जितने भी अंतरराष्ट्रीय स्तर के काम होंगे सारे के सारे राष्ट्रपति के नाम से होंगे। पहली बात, जितने भी वित्त संबंधित आयोग होंगे सबके सब राष्ट्रपति के नाम से होंगे। दूसरी बात, तीसरी बात और समझिए, जितने भी जाति से संबंधित आयोग बनाए जाएंगे, जितने भी कास्ट से रिलेटेड आयोग बनाए जाएंगे, सबके सब राष्ट्रपति बनाएगा। चाहे वो अनुसूचित जाति आयोग हो, चाहे अनुसूचित जनजाति आयोग हो, चाहे पिछड़ा वर्ग आयोग हो, है ना, ओबीसी आयोग हो काका केलकर वाला, ठीक। तो सभी के सभी की नियुक्ति कौन करता है मेरे भाई जी? राष्ट्रपति करता है। ये ध्यान रख लेना। तीन चीज, सारे समझौते, सारी संधियां, सारे आयोग जाति से संबंधित, है ना, ध्यान रखना, जाति से संबंधित सारे आयोग कौन बनाता है? राष्ट्रपति बनाता है। इसी के साथ आप एक वित्त से आयोग, धन से संबंधित जो वित्त आयोग बनता है उसकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। ठीक बात, ये आपकी कंप्लीट हो जाती है सैनिक, आपकी राजनीतिक शक्ति। नंबर 5 पढ़ते हैं, आपातकालीन शक्ति। नंबर 5 के बाद ये पढ़ो पहले, नंबर 5, चलो इसे ही पढ़ते हैं। नंबर 5 है जी आपातकालीन शक्ति। आपातकालीन शक्ति 3 प्रकार की होती है। अनुच्छेद 352, आर्टिकल 352 समझते हैं पहले क्या होता है जी। आर्टिकल 352 में राष्ट्रीय शासन लगता है। क्या लगता है जी? राष्ट्रीय शासन। अनुच्छेद 352 को क्या कहा जाता है भारत में? राष्ट्रीय शासन। राष्ट्रीय आपात कहते हैं इसे, राष्ट्रीय शासन नहीं, राष्ट्रीय आपात। आपात, राष्ट्रीय आपात। राष्ट्र पर इमरजेंसी लगी, राष्ट्र तो भारत है, पूरे राष्ट्र पर इमरजेंसी लगी। तो अनुच्छेद 352 कब प्रभावी होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तीन शब्द भारत में प्रयोग में आते हैं, एक तो युद्ध, बाह्य आक्रमण और आपका सशस्त्र विद्रोह। सशस्त्र विद्रोह, जब भारत में इन तीनों में से कोई सा एक हो जाए, या तो युद्ध हो जाए, या फिर बाह्य आक्रमण हो जाए, या सशस्त्र विद्रोह हो जाए। आर्टिकल 352 के है तीनों पॉइंट। या तो भारत में युद्ध हो जाए, या बाह्य आक्रमण, किसी अन्य देश का आक्रमण हम पे हो जाए, या भारत के अंदर सशस्त्र विद्रोह हो जाए। सशस्त्र विद्रोह, हथियारों के साथ भारत में मारकाट मच जाए, लोग एक दूसरे को मारने लगे, सशस्त्र विद्रोह हो जाए, शस्त्र के साथ विद्रोह हो जाए, तो उस कंडीशन में आर्टिकल 352 तुरंत प्रभावी हो जाता है। इसमें होता क्या है जी? 352 प्रभावित हो गया तो इसमें जो आपके मौलिक अधिकार होते हैं, इन मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाया जाता है। मौलिक अधिकार होंगे, इन मौलिक अधिकारों पर जी क्या लगाया जाएगा? प्रतिबंध लगाया जाता है। प्रतिबंध क्यों? अब मान लो बाह्य आक्रमण, युद्ध हो गया जी, हमारा युद्ध हो गया किसी अन्य देश के साथ, और आप क्या कहां पे जा रहे हो? आप घूमने जा रहे हो बॉर्डर पर। देखो युद्ध कैसा चल रहा, आप घूमने जा रहे हो तो व्यवस्था खराब होगी। इस व्यवस्था खराब होने के उद्देश्य से कौन से आपके घूमने की स्वतंत्रता जो होती है ना, आपके कुछ भी बोलने की स्वतंत्रता, या फिर आपका होता नहीं कि धर्म की स्वतंत्रता, आप वहां पर तो युद्ध बज रहा, हम पे चीन ने आक्रमण कर दिया, आप कह रहे हिंदू धर्म अपनाओ, बौद्ध धर्म अपनाओ,
किस बात का धर्म? ठीक भाई, तो वहां तो आक्रमण हो रहा, तो अनुराष्ट्रपति तुरंत 352 आर्टिकल प्रभावी करता है और आपके मौलिक अधिकारों का हनन करता है, मौलिक अधिकारों पर रोक लगाता है, हनन नहीं करता, रोक लगाता है। एक कंडीशन इंपॉर्टेंट है कि अनुच्छेद 21 को राष्ट्रपति कभी भी खत्म नहीं कर सकता। अनुच्छेद 21 में क्या लिखा जाता है जी? राइट टू लाइफ, जीने का अधिकार, है ना। अनुच्छेद 21 में क्या लिखा होता है? जीने का अधिकार, है ना। तो आर्टिकल 21 तो कभी भी खत्म नहीं होता है। इन दो कंडीशनों में याद रखना, युद्ध में और बाह्य आक्रमण में, यदि युद्ध हो जाता है और बाह्य आक्रमण हो जाता है तो इन दोनों कंडीशनों में आर्टिकल 19 भी खत्म कर दिया जाता है। बाकी तो सारे करते ही करते हैं, 19 और 21 का खेल सबसे ज्यादा चलता है, ठीक। तो 19 भी इसमें खत्म कर दिया जाता है, लेकिन सशस्त्र विद्रोह में आर्टिकल 19 और 21 जिंदा रहते हैं। यहां पर आर्टिकल 21 जिंदा रहेगा, 21 तो हमेशा जिंदा रहेगा, ध्यान रखना।